हेलो एवरीवन। इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने मेसन गेन फार्मूला पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। एक बार मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ मेसन गेन फार्मूला क्या होता है। आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ये आपको क्लियर है तो डेफिनेटली आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये फार्मूला क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी आपको प्रॉब्लम फेस होगी। ठीक है, किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन को निकालने के लिए ये फार्मूला आपका मेसन गेन यूज़ होता है, जिसमें कि क्या होता है, हमारे पास में 3 चीज़ें यूज़ होती है, 3 से 4 चीज़ें। एक तो हमारा फॉरवर्ड पाथ, ठीक है, एक तो हमारे पास में फॉरवर्ड पाथ, दूसरा हमारे पास में जो है डेल के, ठीक है, जो कि लूप से हैं और जो फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हैं वो, ठीक है, या नहीं टच कर रहे हैं वो भी। उसके बाद हमारा डेल, ठीक है, जो कि हमारा सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेंस होता है। उसके बाद अगर कोई नॉन टचिंग लूप्स है तो उनका प्रोडक्ट होता है। अगर 2 से ज़्यादा नॉन टचिंग लूप है तो उनका प्रोडक्ट भी होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप किसी भी कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और फ़ायदा इसका क्या होता है कि आप कितना भी कॉम्प्लेक्स आपका ब्लॉक डायग्राम है उसको आप रिड्यूस करके एक सिंपल ट्रांसफ़र फंक्शन में इसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, इसको एक बार और देख लीजिए और साथ ही इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। एक न्यूमेरिकल और देखेंगे हम मेसन गेन फार्मूला पे, देन उसके बाद में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पर आपको ब्लॉक एक न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, ठीक है, जिसमें आपका आर क्या है, आपका एक इनपुट है, ठीक है, यहाँ पर एक इनपुट है, सी आपका आउटपुट है। देन उसके बाद फिर हमारे पास में G1 और G2 आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और H आपका क्या है, फीडबैक डायरेक्शन में है या बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, हमें ज़रूरत क्या होती है वो चीज़ हम निकाल लेंगे और हम सिंपल अपने मेसन गेन फार्मूला में पुट कर सकते हैं। ठीक है, मेसन गेन फार्मूला क्या होता है आपका, समेशन k इक्वल टू 1 से लेके हमारे पास में n, फिर p के डेल के अपॉन में डेल। ठीक है, अब ये कितना एक्सपांड होगा ये हमारे फॉरवर्ड पाथ पे डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं हमारे इस जो फिगर है उसमें फॉरवर्ड पाथ क्या है। चलिए, पहला फॉरवर्ड पाथ हमें दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इनपुट से हम चले, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए G1 और ये आपका C। ठीक है, मतलब क्या है, R और C तो इनपुट आउट है, इनसे हमें मतलब नहीं है। फॉरवर्ड पाथ में केवल एक ही गेन आ रहा है जो कि क्या है, G1 है। एक पाथ ये हो गया। दूसरे पाथ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या है, यहाँ से हम चले और यहाँ से इसको G2 यहाँ तक आया और फिर यहाँ से हम C तक गए। तो एक फॉरवर्ड पाथ ये हो गया हमारे पास में। तो 2 फॉरवर्ड पाथ है, एक G1 है और दूसरा क्या है हमारे पास में, G2 है। तो हमारा जो फार्मूला है वो 2 तक एक्सपांड होगा। इतनी चीज़ क्लियर है। फिर हम लूप की बात करते हैं कि लूप क्या है हमारे पास में। तो लूप क्या है हमारे पास में, एक लूप कौन सा हो गया देखते हैं। एक लूप तो ये हो गया हमारे पास में, यहाँ से हम चले G1, फिर ये आपका H1 और ये वाला, ठीक है, -G1 H1। ध्यान से देखिए इसे, आपका यहाँ से इस पॉइंट से चले हम G1 होते हुए, फिर H1 होते हुए हम वापस G1 इस पॉइंट पे आ गए। तो एक लूप ये हो गया। ठीक है,
दूसरा लूप देखने का प्रयास करते हैं ये बनता है या नहीं बनता है। अगर हम यहाँ से चले, इस 1 नोड से चले, होते हुए यहाँ तक गए, यहाँ से फिर वापस आए, फिर यहाँ होते हुए ये बन गया। लेकिन आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया है या थोड़ा सा सोचा है या इसकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है, तो ये 2 नंबर का नोड हमें 2 बार इनकाउंटर हो रहा है। जब हमने पिछला वाला लूप बनाया तो उसमें भी 2 नंबर नोड आपका यूज़ हो रहा था, और आपका जो है ये वाला जो लूप बनाया है इसमें भी 2 नंबर आपका वापस से इनकाउंटर हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी लूप में हमारे पास में कोई भी नोड एक से ज़्यादा बार जो है इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पर हमारे पास में केवल एक लूप बनेगा, जो कि क्या है हमारे पास में G1 और -H1, ये हमारे पास में एक लूप बन गया। अब इंडिविजुअल लूप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो एक तो ये बन गया -G1 और H1। दूसरा हमारे पास में क्या बन गया है, ठीक है, G2 और आपका ये -H1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लूप बन रहा है हमारे पास में, या फिर एक ही लूप बन रहा है, 2 नहीं, एक तो हमारा कैंसिल हो गया, केवल एक ही लूप बने। अब हमें ये देखना है कि ये del 1 भी आपका 1 हुआ और del 2 भी आपका 1 हुआ। ये 1 क्यों हुए? ये 1 इसलिए हुए क्योंकि देखो, जो हमारा पहला पाथ है, ठीक है, ये आपका G1, ये जो लूप 1 है ये G1 को टच कर रहा है, ठीक है। ये जो पहला पाथ है ये लूप 1 है, ये G1 को टच कर रहा है, तो इसलिए del 1 की वैल्यू 1 हो गई। फिर हमारा ये जो यही G1 H1 ये G2 को टच कर रहा है क्या, ठीक है, ये G2 को टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हम चले और ये G2 वाले पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई हमारे पास में, 1 हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी नॉन टचिंग नहीं है, कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है, तो नीचे हमारा क्या होगा, ठीक है, जैसे हम इस फार्मूले को एक्सपांड करते हैं, P1 del 1 प्लस P2 और del 2, इस del को हम कैसे एक्सपांड करते हैं, नीचे वाले को 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, फिर आपका प्लस और प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो यहाँ पर कोई भी नॉन टचिंग लूप नहीं है, इसलिए ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, और जो भी इंडिविजुअल लूप है उनका सम यहाँ पर हम लिख देंगे। तो अब ये तो हो गया हमारे पास में, डेल की वैल्यू क्या निकाली, 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप। इंडिविजुअल लूप केवल एक ही हमारे पास में, -G1 H1, तो ये हमने यहाँ पर रख दिया, वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली। फिर हमने अपने फार्मूले को एक्सपांड कर दिया और यहाँ पर सारी वैल्यू रख दी। P1 की वैल्यू क्या है, G1, ये G1 रखिए, del 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। उसके बाद P2 की वैल्यू G2 है और del 2 की वैल्यू G2 है, अपॉन में del है, del की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, 1 प्लस G1 H1, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास में क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन, या फिर हमारा इनपुट और आउटपुट का रेशो ये हमारा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिग्नल फ्लो को सॉल्व करते हैं और इजीली हम ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसे क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा, आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे पास में अगले टॉपिक की तरफ। कुछ न्यूमेरिकल है जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास में, डेफिनेटली कल वाले लेक्चर में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बढ़ते हैं आगे, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास में। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सर्वो मैकेनिज्म को समझाइए, या फिर सर्वो मैकेनिज्म पर एक शॉर्ट नोट, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सर्वो मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहले चीज़ तो आपको ये बता दूँ, मैकेनिज्म मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास में मैकेनिकल टूल होते हैं उनका एक कॉम्बिनेशन, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म। दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास में, सर्वो मतलब क्या है, एक तरह की आपकी रोटेटिंग डिवाइस होती है, या हम
जनरली उसको कॉमन नेम में क्या जानते हैं हमारे पास में, मोटर, ठीक है, सर्वो मोटर के नाम से जानते हैं। तो मतलब क्या है कि एक सर्वो मतलब एक रोटेटिंग डिवाइस के थ्रू हमें क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करना है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है सर्वो मैकेनिज्म की? सर्वो मैकेनिज्म की डेफिनेशन ये होती है कि हमने एक कंट्रोल सिस्टम बनाया है, तो उसका कुछ पार्ट हम इनपुट में, या उसकी जो एरर है उसको वापस इनपुट में फीड करवाएंगे, और इनपुट में फीड करवाने के बाद जो भी एरर है उसको रिमूव करवा के हम वापस उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ से हमने क्या दिया, कोई इनपुट दिया, अब यहाँ पर ये इनपुट दिया और ये आगे गया और यहाँ पर कुछ आपकी एरर आ गई, तो ये एरर क्या करेंगे, हम इसको वापस से इनपुट में देंगे। यहाँ पर क्या है, वापस ये इनपुट हमारा आएगा, दोनों का क्या होगा, एरर फाइंड आउट होगी, और उस एरर को किसके, एक मैकेनिज्म कंपनसेटर के द्वारा उसको कंपनसेट किया जाएगा, और फिर वापस उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं जिसमें कि हम एरर को कंपनसेट करते हैं, जो भी हमारा सिस्टम होता है उसमें। चलिए एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। यह एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि एक एरर सेंसिंग और फीडबैक के द्वारा मैकेनिज्म के परफॉर्मेंस को करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब क्या है, सर्वो मैकेनिज्म हमारा एक तरह का सिस्टम है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसमें कि या तो एक सेंसिंग, एरर सेंसिंग, या फिर एक फीडबैक सिस्टम के द्वारा जो भी हमारा मैकेनिज्म बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, उसके परफॉर्मेंस को करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मान लो आपकी ज़्यादा एरर आई तो एरर को ये कम करने का प्रयास करेगा, और अगर कम एरर है तो उसको ख़त्म करने का ये प्रयास करता है। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारा होती है, यह केवल उन्हीं सिस्टम के लिए उपयोगी होता है जिनमें कि आपका फीडबैक एंड एरर करेक्शन सिग्नल कंट्रोल मैकेनिकल पोजीशन या फिर इसका एक डेरिवेटिव, ठीक है। यह केवल उन्हीं सिस्टम के लिए उपयोगी है जिसमें कि कंट्रोल, फीडबैक, एरर करेक्शन सिग्नल कंट्रोल पोजीशन या फिर इसका एक डेरिवेटिव जैसे कि वेलोसिटी या एक्सीलरेशन उपलब्ध होता है, ठीक है। नाम थोड़ा टिपिकल है, इसको आप माइंड में रखिएगा या 2-3 बार लिख के देखिएगा तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसका एक डेरिवेटिव का घटक जैसे कि वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेशन आपका अवेलेबल हो इसमें। अब जो सर्वो मैकेनिज्म होता है उसमें कुछ न कुछ आपके बेसिक कंपोनेंट होते हैं जो कि आपका उसमें प्रेजेंट होना ही चाहिए, अदरवाइज सर्वो मैकेनिज्म हमारा काम नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए क्या जो बेसिक एलिमेंट आपके होते हैं सर्वो मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं। एक तो आपका कंट्रोल डिवाइस होती है, फिर आपका कमांड डिवाइस होती है, एक एरर डिटेक्टर होता है, एक एरर सिग्नल होता है, एरर सिग्नल एम्पलीफायर, और एक डिवाइस जो कि एरर करेक्शन करती हो। ये इतने सारे बेसिक एलिमेंट हमारे सर्वो मैकेनिज्म में होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो हमारे जो बेसिक फंक्शन है वो ही हमारा परफॉर्म नहीं हो पाएगा। क्लियर है? इसको पढ़ लीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका ब्लॉक डायग्राम। अगर हमने ब्लॉक डायग्राम सही बनाया है तो काफ़ी सही हो जाती है। सबसे पहले क्या है, हमारे पास में एक इनपुट सेंसर है जो कि हमारा मेजरिंग डिवाइस है, और जो कि जनरली क्या होता है हमारा ट्रांसड्यूसर्स होता है। ये इनपुट यहाँ से दिया, फिर हमारे पास में एक फीडबैक सिग्नल है बी, ठीक है। इनिशियली तो ये क्या होगा, आपका 0 होगा, क्योंकि इनिशियली कुछ भी आपका 0 ही होता है। तो ये हमने यहाँ पर दिया, तो हमने क्या किया, इनपुट सिग्नल दिया और आपका जो है फीडबैक सिग्नल 0, तो केवल इनपुट सिग्नल ही हमारा अंदर गया है इस ब्लॉक डायग्राम में। अब ये जो समिंग है, ठीक है, समिंग जो पॉइंट है यहाँ से एक एक्चुएटिंग सिग्नल दिया हमने, जिसको किससे दर्शाया हमने, इसे। ये एक्चुएट सिग्नल क्या करेगा, इस इनपुट सिग्नल को गति प्रदान करेगा, फिर गति प्रदान के बाद में इसको कंपनसेट करेगा। कंपनसेट करने के बाद में अगर ये लो सिग्नल है या लो पावर सिग्नल है तो इसको हाई पावर सिग्नल में एम्पलीफायर के थ्रू कन्वर्ट करेगा। देन उसके बाद में क्या है हमारे पास में ये अगला ब्लॉक डिस्टर्बेंस इनपुट, मतलब ये
अगले इसमें जाएगा जो कि हमारा एक एक्चुएटर या फिर सर्वो मोटर होता है। फिर उसके बाद में फिर जहाँ से क्या जनरेट होगा, हमारे पास में एक मैकेनिकल कनेक्शन जनरेट होगा जो कि आपका ग्रीस या फिर हमारा लिंकेज के थ्रू होता है। अब ये इतना सिस्टम हमारा परफॉर्म हो गया और यहाँ पर अगर कोई हमें आउटपुट मिल जाता है। अब इस आउटपुट में हमें लगता है कि अगर कुछ एरर हुई तो उस एरर को हम इस फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा, जो कि हमारा फीडबैक सेंसर ये मेज़र करे, इसको डिटेक्ट करेगा और इसमें जो मेजरिंग डिवाइस है वो इसको मेज़र करेगा। मेज़र करने के बाद में इसको एक फीडबैक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, जो कि क्या होता है, फीडबैक हमारा एक तरह का वोल्टेज होता है और ये वोल्टेज क्या होगा, हमारा यहाँ पर इस समिंग पॉइंट में जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी उसमें क्या होगा कि ये जो इनपुट है हमारा और ये जो फीडबैक वोल्टेज है दोनों आएंगे। दोनों का क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, जिसको कि जनरली हम एरर के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम त्रुटि के नाम से जानते हैं। उस त्रुटि को कंपनसेट करेगा ये कंपनसेटर, फिर सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफाई करने के बाद लोड डिस्टर्बेंस में जाएगा, फिर हमारे पास मैकेनिकल कनेक्शन में जाएगा, फिर आउटपुट मिलेगा। फिर अगर उनको कुछ एरर है तो फिर इसको फीडबैक में दिया जाएगा और फिर सेम वापस वही प्रोसेस आपकी रिपीट होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि 2-3 स्टेप में या मल्टीपल स्टेप्स में हम की जा सकती है काफ़ी हद तक। 100% नहीं की जा सकती, क्योंकि कुछ न कुछ जो है आपकी एरर है वो हीट के फॉर्म में रिमूव होती ही है। तो इस तरह से हमारा सर्वो मैकेनिज्म काम करता है। एक बार इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा, इस ब्लॉक डायग्राम को, आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएगी। इतना क्लियर है, करते हैं आगे की तरफ। आगे क्या है, इसके कुछ एप्लीकेशन से वो हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, सर्वो मैकेनिज्म हमने देखा, बेसिक प्रिंसिपल होता है। बेसिक प्रिंसिपल कुछ नहीं है, एक जो आउटपुट में अगर कुछ एरर आती है तो उसको वापस एक इनपुट में दे दिया जाता है। इनपुट मतलब एक समिंग पॉइंट होता है जहाँ पर इनपुट और आपका जो फीडबैक है वो इकट्ठा होता है या सम होता है, वहाँ पर दिया जाता है। तो उसको कंपनसेट के थ्रू कंपनसेट करके एरर को कम किया जाता है। ये इस मैकेनिज्म पे हमारा जो है सर्वो सिस्टम काम करता है, सर्वो मैकेनिज्म काम करता है। अब इसके अगर एप्लीकेशन की मैं अगर बात करूँ तो एप्लीकेशन में क्या होता है, एक तो फायर कंट्रोल इक्विपमेंट में यूज़ होता है ये, ठीक है। फायर कंट्रोल इक्विपमेंट जैसे कि हमारे पास में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है या बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या कुछ भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो फायर कंट्रोल सिस्टम बनता है, ठीक है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। कोई भी इंडस्ट्री होती है या कोई भी आपका बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है या कोई भी हमारा मॉल, इस टाइप की जो चीज़ें होती है वहाँ पर सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है और उसके लिए प्रॉपर सिस्टम का डिज़ाइनिंग होता है। अगर सेफ्टी नहीं होती है तो कभी भी आपकी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसमें भी आपका एक फायर भी एक बड़ा जो है रीज़न है। और रिसेंटली हमने आग लगने के बहुत सारे एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में देखे हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की जो है घटनाएं हमारे सामने आई है। जैसे सूरत में जो आग घटना हुई थी, उसके अलावा हमारे बेंगलोर में आग जो है आग की घटना हुई थी। तो ये क्या होता है, आग आपकी जिस भी कारण से लगी हो तो उसको प्रोटेक्शन के लिए या उसको कंट्रोलिंग के लिए हमारा जो है सर्वो मैकेनिज्म का सिस्टम यूज होता है। फिर बात करते हैं हम मैरीन नेविगेशन सिस्टम। सिस्टम क्या होता है आपका, नेविगेशन मतलब आपका दिशा, ठीक है। दिशा प्रवर्तक जो होता है आपका, दिशा बताने वाला या डायरेक्शन बताने वाला, जो मैरीन मतलब आपका जो समुद्री जो सिस्टम होता है, वहाँ पर भी जो है हमारा सर्वो मैकेनिज्म का यूज़ होता है। फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक मशीन टूल्स, जैसे मैकेनिकल जो टूल्स होते हैं, आपका लेथ मशीन होती है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैकेनिकल इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर जो ऑटोमेटिक होती है वहाँ पर भी हम सर्वो मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। फिर सैटेलाइट ट्रैकिंग एंटेनास, ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सैटेलाइट हम जानते ही हैं क्या होता है, जो कि आपके एक तो नेचुरल होते हैं और एक मैन मेड होते हैं। नेचुरल जो कि आपके ब्रह्मांड में अवेलेबल है, और आर्टिफिशियल मतलब या मैन मेड जो कि धरती से आपके भेजे जाते हैं आपके
पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं या फिर जो आपके ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हैं वो आपके सैटेलाइट। तो उनका जो ट्रैकिंग होता है, उनको ट्रैक करने का जो मैकेनिज्म बनता है वो भी आपका एक तरह का सर्वो मैकेनिज्म होता है। फिर सेलेस्टियल ट्रैकिंग सिस्टम ऑन टेलीस्कोप, मतलब क्या होता है कि जो भी बॉडी होती है जिसको हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, तो उनका भी एक तरह का जो सिस्टम बनता है ट्रैकिंग सिस्टम, उसमें भी इसका यूज़ होता है। फिर ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम, और जो लास्ट वाला है हमारा एयरक्राफ्ट गन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, एंटी एयरक्राफ्ट गन कंट्रोल सिस्टम। अब जब भी एयरक्राफ्ट बनता है हमारा, या एयरक्राफ्ट जो होता है उसका जो गन कंट्रोल होता है, उसमें भी हमारा जो सर्वो मैकेनिज्म का यूज़ होता है, ठीक है। तो आप इंटरनेट से देख के और भी एप्लीकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा जो कि एक नेशन फार्मूला पे डिपेंड है, और दूसरा हमने देखा सर्वो मैकेनिज्म पे। अब हमारे पास में क्या चीज़ बचती है, 2 क्वेश्चन और बचते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे और इस यूनिट को हम ओवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस यूनिट के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, केवल 2 टॉपिक बचे हुए हैं और एक निम्न बचा हुआ है जो कि हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और इसका असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग साथ पढ़ते चलिए और साथ साथ इन चीज़ों को फॉलो करिए, ताकि लास्ट में आपको क्या है कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।